क्यों जो रिलेशन होता है मियाँ बीवी का वो खराब होता है और फिर उसका असर यूथ पे भी पड़ता है। तो यूथ के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप आ रहा है उसको कैसे पुर किया जाए। अब आप 9 बजे क्यों उठ रहे हो? सुबह 6 बजे उठ के तरोताजा चाय पी के अपना मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना चाहिए। पर ऐसा आपको लगता है मुझे 9 बजे उठना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, 9 बजे उठना अच्छा नहीं। और शुरू झगड़ा, बिकॉज I feel I'm judging others by my behavior. Others should be like me and I don't even communicate. So eventually कोई भी रिश्ता आप ले लें उसमें ये subtle adjustments करनी पड़ेंगी कि ये इंसान बिल्कुल मेरे मुताबिक तो नहीं चलेगा। जहां जहां नहीं चलेगा I'll have to accept that. एंड वाइस वर्सा। ये जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जब ये समझ आ जाएगी कि हर चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ चीजें लाइफ में मेरे मुताबिक होंगी और ये गारंटी है कि कुछ चीजें लाइफ में मेरे मुताबिक नहीं भी होंगी। उसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं तो मैं गुस्सा होना बंद हो जाऊं। पर आपकी इस बात से मुझे लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे की हुदूद को समझना होगा। ये इसकी बाउंड्रीज हैं, उसको क्रॉस नहीं करना और बर्दाश्त पैदा करनी है। यानी एक दूसरे के लिए थोड़ा बर्दाश्त रखना चाहिए। जी, बर्दाश्त की सीधी सीधी ट्रांसलेशन है टॉलरेट करो। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉलरेट करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो ये बंदा कैसा। हेलो एवरीवन, मैं हूं शफक जाफरी। आप देख रहे हैं पहचान टीवी और आप लोगों की पसंदीदगी पर हम इसका दूसरा हिस्सा लेकर आए, क्योंकि जब हमने तलाक याफ्ता औरतों पे बात की तो हमने फिर ये सोचा कि हम इस पे भी बात करें कि क्यों जो रिलेशन होता है मियाँ बीवी का वो खराब होता है और फिर उसका असर यूथ पे भी पड़ता है। तो यूथ के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप आ रहा है उसको कैसे पुर किया जाए। और इसके बेहतरीन जवाब जो हमें दे सकते हैं वो है वन एंड ओनली डॉक्टर राहुल दत्ता। कैसे डॉक्टर साहब आप? मैं बहुत अच्छा हूँ शफक जी, सो गुड टू सी यू अगेन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे लगता है आप इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप बहुत सारे दुखी दिलों को दोबारा से जिंदा रहना, जीना सिखाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जब से ये आया है कोविड-19 उसके बाद से जैसे हमारे इन मुल्कों में तो जबरदस्त किस्म का लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। जो लोग एक दूसरे को मतलब समझते थे कि हम तो रिश्तेदार हैं, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, अब जब 2 साल से साथ रह रहे हैं उनको पता चला है कि नहीं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। इवन के हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी बहुत सारी चीजें ऐसी उभर के सामने आ रही हैं जिससे उनके दरमियान में नाचाकी हो रही है, यानी फाइट्स हो रही हैं, जिसका असर उनके बच्चों पर या यंग जनरेशन पे पड़ रहा है। पहले तो मुझे रीजन बताएं कि आखिर हम लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है और मियाँ बीवी को ही ज्यादा एक दूसरे पर गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मैंने अक्सर बीवियों को सुनते हुए सुना है बाहर तो उनकी आवाज भी नहीं निकलती, सारा गुस्सा मुझ पे निकलता है। वो क्यों है ऐसा? जो ऐसा है, और इसके 3 कारण हैं कि पहला तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दूसरा मेरी तरह बिहेव करे, कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आप बिहेव करिए, क्योंकि मेरा बिहेवियर तो गलत नहीं हो सकता ना। मैं तो ठीक हूं, मैं तो अपनी नजर में तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अदर पीपल दैट दे शुड बिहेव लाइक मी, देन आई एम परसीविंग कि उनका जो अलग बिहेवियर है वो सही नहीं है। और तीसरा, अगर मैं चाह रहा हूं कि वो मेरी तरह बिहेव करें, कई बार ये बात कम्युनिकेट भी नहीं की जाती। अब आप 9 बजे क्यों उठ रहे हो? सुबह 6 बजे उठ के तरोताजा चाय पी के अपना मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना चाहिए। पर ऐसा आपको लगता है मुझे 9 बजे उठना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, 9 बजे उठना अच्छा नहीं। और शुरू झगड़ा, बिकॉज आई फील I'm judging others by my behavior. Others should be like me and I don't even communicate. ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि हर इंसान अलग होता है। बेसिकली इंसानों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हेड रूल्ड लोग होते हैं
जो बहुत लॉजिक करते हैं, बहुत थिंक करते हैं, ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन पसंद होते हैं, बट ज्यादा सोशल नहीं होते, यहां से काम करते हैं। दूसरे हार्ट रूल लोग होते हैं जो ज्यादा लॉजिकल नहीं होते, दिल से काम कर रहे हैं, ज्यादा सोशल होते हैं, ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, इमोशंस को ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते, गुस्सा होते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और डिसिप्लिन की कमी होती है। अब ये हेड रूल्ड और हार्ट रूल जब आमने सामने आ जाते हैं, इसको लगता है मैं ठीक हूं, इसको लगता है मैं ठीक हूं, और दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, और वहां टकरार शुरू हो जाती है। सोल्यूशन कुछ है इसका जो आजकल हर हो रहा है? सोल्यूशन यही है कि हम इस फर्क को समझें, हम किसी के साथ भी रहें, वी विल हैव टू, अगर हम उस इंसान के साथ रहना चाह रहे हैं एक छत के नीचे, वी विल हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन द वे ही इज, एंड इट हैज टू बी बोथ वेज. It can't be one way कि I will accept the partner but the partner need not accept me. So eventually कोई भी रिश्ता आप ले लें, उसमें ये subtle adjustments करनी पड़ेंगी कि ये इंसान बिल्कुल मेरे मुताबिक तो नहीं चलेगा, जहां जहां नहीं चलेगा I'll have to accept that. And vice versa. ये जहां जब ये acceptance आ जाएगी, जब ये समझ आ जाएगी कि हर चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ओके कुछ चीजें लाइफ में मेरे मुताबिक होंगी, और ये गारंटी है कि कुछ चीजें लाइफ में मेरे मुताबिक नहीं भी होंगी, उसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं तो मैं गुस्सा होना बंद हो जाऊंगा। क्या इतनी प्यारी बात की आपने। लेकिन मुझे ये बताएं कि यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले बात कर रहे होते हैं हम लोग कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, हमसे कांटेक्ट करें, आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करें जुल्म, अब उसका कुछ गलत माने लिया जा रहा है उसके बाद कि जरा सा भी अगर ऊंची आवाज हस्बैंड की हो गई या जरा सा भी बीवी ने कुछ कह दिया, डोमेस्टिक वायलेंस। पर आपकी इस बात से मुझे लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे की हुदूद को समझना होगा, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, उसको क्रॉस नहीं करना और बर्दाश्त पैदा करनी है, यानी एक दूसरे के लिए थोड़ा बर्दाश्त रखना चाहिए। जी, बर्दाश्त की सीधी सीधी ट्रांसलेशन है टॉलरेट करो। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉलरेट करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो ये बंदा कैसा है। मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं शफक जी, अगर मैं किसी इंसान के साथ रह रहा हूं, मैं उसका बिहेवियर नहीं बदल सकता। ओके, देखिए हर इंसान को खुश रहना अच्छा लगता है। तीन ही कारण हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। पहला कारण दूसरे का बिहेवियर मेरे मुताबिक नहीं है, दूसरा कारण सिचुएशन मेरे मुताबिक नहीं है, लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, मैं घर पे रह गया, मेरे को इनके साथ टाइम बिताना पड़ रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। तीसरा कारण मेरा अपना बिहेवियर। सो आयरनी एंड बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ इज, मैं ना दूसरे का बिहेवियर बदल सकता हूं, ना मैं सिचुएशन बदल सकता हूं, मैं सिर्फ खुद का बिहेवियर बदल सकता हूं। और अगर मुझे पक्का है कि मैं इस इंसान के साथ सारी उम्र रहना चाहता हूं, तो अगर मैं उसे बदल नहीं सकता तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मेरे पास फ्री विल है, मैं ना रहूं। पिछली बार हमने बात की थी डिवोर्स के बारे में, तो मेरे पास वो फ्री विल है, अगर मैं उसको यूज करूं तो मैं कर सकता हूं, और अगर नहीं करूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं जैसा वो है, वो मुझे एक्सेप्ट करे जैसा मैं हूं। ये बात दोनों पार्टनर्स को समझ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अच्छा ही जाएगा, वाइस वर्सा होना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं बता रही, लेकिन रिसेंटली जैसे एक वाकया हुआ उसमें जो, और सेम दूसरी फैमिली का मैं देख रही हूँ, वहीं पे ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं वो लोग भी, कि उनकी जो डाइवोर्स या तलाक या घर टूटने का सबब ये बना कि वाइफ को लगता था कि उसका हस्बैंड जो है वो आके बिगाड़ पैदा करता है, डिसिप्लिन नहीं है, और अगर मैं उसको बहुत तरह से बर्दाश्त किया, लेकिन उसने कहा कि उससे बच्चे जो थे वो डिसिप्लिन नहीं हो रहे थे, मतलब वो कॉपी कर रहे थे अपने हस्बैंड को, मतलब अपने फादर को, और फादर ये शिकायत करता है कि ये हर चीज को बहुत ज्यादा परफेक्ट करना चाहती थी, और ये हर वक्त चाहती थी कि घर में बिल्कुल साफ सुथरा रहे और ऐसा रहे। तो जब दोनों की बात सुने तो दोनों अपनी जगह सही लग रहे होते हैं, लेकिन वो उसके कारण जो खातून का कहना था वो ये था कि डिसिप्लिन नहीं होगा तो
बच्चे खराब होंगे। इसको ये नहीं समझ में आता मेरे हस्बैंड को कि बच्चों के लिए तुम्हें डिसिप्लिन होना होगा। आप इसलिए ये डिसिप्लिन क्या होता है ये भी बताएं जरा प्लीज। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि दो तरह के लोग होते हैं, हेड रूल्ड और हार्ट रूल्ड। जो आपने अभी एग्जांपल दिया उसमें क्लियरली वाइफ हेड रूल्ड दिख रही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हस्बैंड क्लियरली हार्ट रूल दिख रहा है। ओके, अब मेरी अजम्पशन है कि हस्बैंड भी बच्चों को प्यार करता है और वाइफ भी बच्चों को प्यार करती है, ठीक है। सो ये दिस वाइफ कांट चेंज द हस्बैंड। जैसे मैंने अभी अभी बोला कि आप दूसरे को नहीं बदल सकते हो, तो एक मिडिल ग्राउंड तब आएगा जब आप उस बात को आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे, यू नो। अगर अच्छी कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि पहला रूल ये होता है कि आप यू लैंग्वेज में बात मत करिए, आई लैंग्वेज में बात करिए। तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारी वजह से वो डिसिप्लिन नहीं हो रहे, तुम ऐसा करते हो तो हाँ जा मैं करता हूं। अगर मैं इसी बात को आई लैंग्वेज में करूं, मैं थोड़ी फिक्रमंद हूं, क्या हो गया? ओके, क्यों फिक्रमंद हो? वो बच्चे डिसिप्लिन ही नहीं सीख पा रहे। मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं पापा भी ऐसे ही करते हैं। अब मैंने आई लैंग्वेज में बात की, अब वो ये नहीं बोलेगा कि जा मैं ऐसा ही हूं, अब वो बोलेगा ओ तो मैं अब ध्यान देना शुरू करता हूं, बताओ क्या करें। वहां से कम्युनिकेशन शुरू होगी। तो मुद्दा ये नहीं है कि हस्बैंड गलत है कि वाइफ गलत है, गलत तो नजरिया होता है, गलत सही कोई नहीं है। इट्स हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। सो आप ऐसे करेंगे तो किसी को ये पसंद नहीं है, ये यू नो आप ऐसे करेंगे, मैं फिक्रमंद हूं, देन आई डू समथिंग फॉर यू। दूसरा रूल होता है कम्युनिकेशन का कि पास्ट को मत लेके आइए और जनरलाइज बात मत करिए। तुम हमेशा ऐसे तकिया फेंक देते हो तो बच्चे तकिया फेंक रहे हैं। हमेशा वो नहीं फेंकता ऐसे तकिया, 10 में से 7 बार फेंकता है। मुझे तो अपनी भी कुछ बातें याद आने लगी जब आप ये बता रहे। So, हम जनरलाइज कर देते हैं। अपने राहुल की बात को फॉलो करो। वंडरफुल। 10 में 7 वो 10 में से 7 बार उसने तकिया फेंका, बट यू आर अंडरमाइनिंग दोस 3 टाइम्स। 3 बार जब उसने सो के उठने के बाद अपना बेड बनाया, उसको आप गिनो। बिल्कुल वो उसके लिए एफर्ट था, उसके लिए अप्रिशिएट करो। जनरलाइज मत करो चीजों को, पास्ट को मत लेके आओ। मी लैंग्वेज, आई लैंग्वेज में बात करो, वी लैंग्वेज में बात करो, यू में मत करो, तो सामने वाला समझेगा, उसको भी अपने बच्चों से प्यार है। यहाँ कम्युनिकेशन गलत तरीके से हो रही है, सीधा हम गुस्से वाला ही झंडा उठा के बैठे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, एक केस हमारे पास आया है जिसमें यंग कपल है और वो लड़की ने ये कंप्लेन करी कि जब मेरे पेरेंट्स का फोन आता है अपने देश से, तो तब बहुत गुस्सा आता है। और उसकी दूसरी कंप्लेन ये थी कि जब ये बिल्कुल सही रहेगा मेरे साथ, लेकिन जब अगर देखेगा मैं किसी से बात कर रही हूँ तो जान के ना शोर मचाएगा, गुस्सा करेगा कि दूसरे बंदे को ये बताए कि ये घर में कोई काम नहीं करती, सिर्फ फोन पे बात करती है। तो यानी तो मुझे इंसल्ट फील होती है, मैं इसलिए अलग होना चाहती हूँ। तो अब इतने इस रीजन पे आगे कहें कि नहीं तुम अलग हो जाओ, लेकिन आप रोक भी नहीं सकते, इसमें क्या कहेंगे आप? जी, हमारे पास काफी लोग आते हैं जहां हम पाते हैं कि ये लोग तो तकलीफ में हैं, बट जहां से वो आ रहे हैं वहां भी कुछ डिसफंक्शनैलिटी है। हम लोग डिसफंक्शनल फैमिलीज की बात करते हैं। तो जिस तरह के हस्बैंड की आप बात कर रही हैं, मेरा शक जा रहा है कि वो लड़का कहीं ना कहीं किसी डिसफंक्शनल फैमिली से आया है, जिसने बचपन में कुछ होते हुए देखा कि कोई पार्टनर दूसरे के साथ चला गया या कुछ हो गया और वो बुरी तरह से इनसिक्योर है। ओके, तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि वो हस्बैंड ये बात समझे और किसी तरह की थेरेपी करा के इनसिक्योरिटी से छुटकारा ले। वाइफ का नजरिया ये है, अगर उसी हस्बैंड को बुखार हो जाए, जो कि एक बीमारी है, तो वो उससे गुस्सा नहीं होगी। अगर वो हस्बैंड इनसिक्योर है, वो भी तो एक मेंटल इल हेल्थ है।
हाँ। ओके, तो जब जब हम बुखार वाले को बोलते हैं कोई बात नहीं मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो डॉक्टर के पास चलें, तो हम इनसिक्योरिटी वाले को भी वही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो डॉक्टर के पास। क्या सो बात है, बढ़िया बात कर दी आपने तो। वाह। जिस तरह फिजिकल हेल्थ को हम इतने मायने देते हैं, मेंटल हेल्थ को उस तरह मायने दें, उस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, तो अगर इस हस्बैंड को थोड़ा भी इंटरेस्ट है शादी में, तो वो रियलाइज करेगा कि हाँ थोड़ा मेरा बिहेवियर ऑफ है और इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी निकल के आएगी और वो शायद हमें डिसफंक्शनल फैमिली की तरफ ले जाएगी और फिर उसको सोल्यूशन आ जाएगा ना, मतलब वो उसका इस। सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर उन केसेस में जहाँ पे वो मर्द, जो हमारे तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से हम आए हैं, वो कहते नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, मैं क्या बीमार हूँ, अब वो इनकार कर रहा है, देन फिर क्या करना चाहिए उस ऐसी खवातीन को? जैसे कि मैंने बोला पहले भी कि हमारे पास फ्री विल है, या हम्म। तो अगर मैं ऐसे हस्बैंड के साथ सारी उम्र रह सकती हूं, अगर ये बोल रही है लेडी, तो देन थेरेपी में हम फिर उसको वी इंसुलेट हर अगेंस्ट द डिसफंक्शनैलिटी, कि अब वो जब बोलेगा तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जब वो सीन क्रिएट करता है इसके अपने पेरेंट्स से बात करने पे, तब इसको लड़की को तकलीफ हो रही है। हम्म। अगर तकलीफ ही होनी बंद हो जाए, दो लोग चाहिए होते हैं रस्साकशी का खेल खेलने के लिए। ओके, हम्म। अगर वो मुझे तकलीफ, मुझे अगर रिएक्ट कर रहा है जब मैं अपने पेरेंट्स को फोन कर रही हूं, तो मैं वो रिएक्ट हो भी रही हूं ना, मैं इफेक्ट हो भी रही हूं। वो इसलिए कर रहा था कि मैं इफेक्ट हूं, मैं इफेक्ट हो के उस ड्रामे में शामिल हूं। हम्म। जब वो विक्टिमाइजर प्ले कर रहा है, तो मैं बहुत सक्सेसफुली विक्टिम प्ले कर रही हूं। अब हाँ। रस्साकशी के खेल में अगर आप और मैं रस्साकशी खींच रहे हैं, मैं जीतना चाह रहा हूं, आप भी जीतना चाह रही हैं, और आप झट से रस्सी छोड़ दें, मैं गिर जाऊंगा। और ना सिर्फ गिर जाऊंगा, मैं अकेला खेल भी नहीं पाऊंगा। और अगर आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहेंगी, मैं दूसरे को ढूंढूंगा खेलने के लिए। हाँ। सो सिर्फ बोलना कि आप, उसका बिहेवियर ऐसा है, बट आप अपना रेस्पॉन्स बदल सकते हो, उसका बिहेवियर बदल नहीं सकते हो। आप अगर इफेक्ट होना बंद हो जाओ, तो वो बोर हो जाएगा, फिर वो ये खेल ही बंद कर देगा। क्या वो एक क्या दूसरा तरीका। जबरदस्त पॉइंट दिया आपने। लेकिन अगर ऐसी खवातीन अगर आपके पास आती हैं, तो आप उनको ट्रीटमेंट गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है हस्बैंड के साथ, या कोई मेडिसिन देनी है, क्या करना है? वो नहीं, कुछ वो अमल करता है इस तरह? देखिए, मेरा सारा ट्रीटमेंट ड्रगलेस रहता है। हम्म। काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी का जो भी ट्रीटमेंट है, उसमें हम लोग दवाई नहीं देते। दो, मैं मानूंगा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां दवाई की जरूरत पड़ती है। अब हाँ। यही हस्बैंड अगर एग्रेसिव है, वायलेंट है, ऊपर से अल्कोहलिक है, तो हाँ। सिर्फ वाइफ आ रही है थेरेपी कराने, कुछ बदलेगा नहीं वहां पे। हम्म। ओके, बट अगर ये वाइफ, अकेली वाइफ मेरे पास थेरेपी कराने आ रही है, पहले हम उसको समझाते हैं कि भाई दो तरह के लोग हैं, हेड रूल्ड हार्ट रूल्ड वो अलग है। फिर हम समझाते हैं कि अगर वो एक इनसिक्योरिटी से ऑपरेट कर रहा है, यू डोंट नीड टू फीड दैट इनसिक्योरिटी। हाउ विल यू रिमेन अनअफेक्टेड बिकम्स द गोल ऑफ द थेरेपी। क्योंकि अगर आप अनअफेक्टेड हो, वो जेन्युइनली आप पे चिल्ला चिल्ला के भी बोर हो जाएगी कि ये तो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो अकेला नहीं खेल पाएगा रस्साकशी का खेल। सो अगर उसके साथ रहना है, तो हम आपको डिसफंक्शनैलिटी के अगेंस्ट इंसुलेट करें। अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है, तो हम आपको करेज दें कि कैसे निकलें फिर इसमें से। जबरदस्त जबरदस्त। यानी ये भी आपकी अपनी चॉइस है, मतलब इसका गलत मतलब ना लेके आप अब्यूज हो रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रहना चाहते हैं उनके साथ, तो फिर आपके बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला डॉक्टर राहुल ने दे दिया। आपकी चॉइस है जी। आप अब ये बताएं कि जो बच्चे देखते हैं, और स्पेशली जब वो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, तो एक स्टेज पर जब वो टीन एज के उसमें आते हैं, तो वो किसी एक एक की तरफ, एक की साइड लेने लगते हैं, या वो माँ की या वो बाप की। अगर उनको लगता है कि माँ बराबर की फाइट कर रही है, तो हमारे कल्चर के मुताबिक कहा जाता है कि औरत को तो दबके ही रहना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा देखा बोलते हुए कुछ यूथ को, कि उन्होंने ये कहा अपनी मदर को, कोई बात नहीं, उनको मतलब मोहब्बत तो बहुत होती है माँ बाप से, लेकिन वो बाप को इसलिए फेवर करने लगते हैं कि नहीं, औरत को तो हमारे कल्चर में ऐसे ही दबके रहना चाहिए।
अब वो जो एक रिलेशन होता है, एक तिकोन बन जाती है घर में, वो बड़ा एक जो है वो टेंशन वाला माहौल जो होता है। ऐसे लोगों को जिनके बहुत, मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे 17-18 में आके उनको छोड़ के चले गए हैं, और वो अब दोनों मियाँ बीवी तो अब साथ रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कसूरवार कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से चला गया, तुम्हारी वजह से चला गया। तो अगर बच्चे का बिहेवियर 18, 17, 19 ईयर्स के बच्चों का बिहेवियर अगर बहुत खराब है पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या वो पलट के आएंगे? मतलब कुछ माओं की होप ये है कि वो कहती हैं शायद पलट के आ जाए, कुछ ऐसा कर दो वो पलट के आ जाए। तो वो क्या ऐसा हरबा है कि वो बच्चे पलट कर आ जाए? जी, हर बच्चे की ना एक, जब से हम पैदा होते हैं एक तरह की डेवलपमेंट शुरू होती है, उसकी लगभग स्टेजेस होती हैं, हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। मैंने पिछली बार एक बात की थी पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर की, जहां मेरे अंदर का बच्चा रिबेलियस हो गया। वो चीज हमारे अंदर 4 से 6 साल की उम्र में शुरू होती है। ओके, कि जब पहली बार बच्चा डिफाइंड हो गया पेरेंट के तरफ, जाओ नहीं करता होमवर्क, जाओ नहीं मानता, अब उस समय दैट इज द टाइम दैट द पेरेंट शुड बी अवेयर कि मेरा बच्चा डिफाइंड हो रहा है। 4-6 साल में अगर हमने नहीं पकड़ा, 17-18 तक बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिहेवियर बच्चा बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका है। 4 से 18 साल की उम्र तक 14 साल उसने वो प्रैक्टिस किया बिहेवियर। अब उसको चेंज करना हमारे बस में नहीं है, अगर वो चेंज नहीं करना चाहता तो। बट जैसे जैसे ये स्टेजेस बढ़ती हैं, पहली स्टेज 0 to 1 बच्चा ट्रस्ट कर रहा है कि मिस ट्रस्ट कर रहा है, दूसरी स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, ये फिर ये PAB पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर बनना शुरू होता है। जो हमारी स्टेज होती है वहीं पे वो बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, अगर वो जानकारी हमें मिले, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं कि भाई ये स्टेजेस हैं, आपका बच्चा कितने साल का है, इस वक्त तो इस स्टेज में है, तो ध्यान रखिए बच्चा ये कर रहा है तो ऐसे करेंगे, ये कर रहा है तो वैसे करेंगे। उस स्टेज में अगर संभाल लिया तो आसान हो जाता है। वो स्टेज निकल गई, बच्चा बड़ा हो गया, now he doesn't want to mend it but the parents want to mend it, it becomes then very difficult to resolve it. ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। कोई सोल्यूशन नहीं है फिर हमारे पास? क्या नहीं, सोल्यूशन है अगर वो खुद आके बोले कि आई फील दैट आई हैव नॉट बीन नाइस टू माय पेरेंट्स, समथिंग शुड चेंज इन माय बिहेवियर, तब सोल्यूशन है। नहीं तो अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो छोड़ना था, मैंने तो छोड़ दिया और ये आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट इट, तो फिर पेरेंट्स के साथ अगर थेरेपी करनी है तो वो यही करनी है दैट नाउ दे एक्सेप्ट दिस रियलिटी एज पीसफुली, बिकॉज बच्चे की फ्री विल के बिना उसका बिहेवियर चेंज करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये जो आपने कही कि शुरू में पकड़ लेना चाहिए, मतलब पकड़ ले तो फिर क्या करें? उनको डांटें, उसको समझाएं, या क्या करें? नहीं, डांट के तो ये रिबेलियस चाइल्ड और ही उभर के आएगा। अगर पेरेंट अवेयर है ये कि ओके इस एज में मेरा बच्चा इस चीज से गुजर रहा है, समझाना, यस हमें समझाना चाहिए, बट वो चीज को समझ के पेरेंट खुद का बिहेवियर चेंज करेगा। जो थप्पड़ मार रहा था वो थप्पड़ मारना बंद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे 10 थप्पड़ के बाद 11वें में ये मेरा हाथ पकड़ लेगा, डिफाइंट हो जाएगा। तो जब मेरे को जानकारी है कि ये स्टेज में से गुजर रहा है तो मैं फिर थप्पड़ नहीं मारूंगा, फिर मैं कुछ हो गया तो मैं डांट तक रुकूंगा। सो पेरेंट का भी बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चा पेरेंट्स को देख के ही बड़ा हो रहा है। ओके, सो हाँ, ये कहना कि बच्चे को समझाओ, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर पार्ट इज पेरेंट को भी समझाओ। तो हाथ से ताली बजेगी। वो हाथ से ताली बजेगी। उनको पेरेंट्स को समझने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब यंगस्टर, आप इसको और बड़ा कर दें, 20 to 25 और 26 जो कि आपकी बात सुन रहे होंगे, सुनेंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे, सो अब वो उनको भी अपने पेरेंट्स की इस प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि वो किसी और बैकग्राउंड से आए थे, किसी और कल्चर से आए हैं, वो इनसिक्योर हैं। तो उन यंग लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे फॉर टुवर्ड्स द पेरेंट्स? देखिए, आपने
बिल्कुल सही बोला कि वो एक अलग बिलीफ सिस्टम लेके आए हैं। पेरेंट्स का बिलीफ अलग था, इन हाँ। बच्चों का बिलीफ अलग है। ओके, सो बिलीफ सिस्टम हमारे अलग हैं, हमारी सोच एकदम आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ना होगी, बट बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग इज लव। मैं आपको क्यों डांट रहा हूं? बिकॉज आई एम स्केर्ड आप किसी खतरे में ना पड़ जाओ, बिकॉज आई लव यू। आप कोई भी नेगेटिव इमोशन यहां पे उठाओगे, उन्होंने मुझे डांटा, आपको क्यों लगता है क्यों डांटा? वो मुझे डिस्को नहीं जाने दे रहे थे, क्यों? ताकि मुझे कुछ हो ना जाए। बट अब उनको लगता है कुछ हो जाएगा, बट उसके बॉटम लाइन में तो लव है। हाँ। तो आप प्याज को जब छीलते हो, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, आप बाहरी लेयर देख रहे हो, डांटते हैं, अंदर हमेशा लव है। वो नेबर के घर जाके नेबर को नहीं डांटते, नेबर तो बहुत शराब पीता है, कि वो आपको डांटते हैं बिकॉज बॉटम लाइन में लव है कि आपको कुछ ना हो जाए। तो वो कोर को मत भूलिए कि जो भी है, जैसा भी है, कोर में लव है इस रिश्ते में, और उस लव को याद करके आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। कितनी खूबसूरत बात की आपने। मैं जब आपसे बात कर रही थी तो बहुत सारे जो केसेस थे उनको सामने रखकर, ताकि वो लोग जब ये प्रोग्राम सुने आपका तो वो उसी तरह बिहेव करें जैसे आपने कहा। तो ये तो मुफ्त में बहुत अच्छे सारे मशवरे मिल गए। लेकिन अगर कोई आपके पास ट्रीटमेंट कराने आना चाहे तो आप बताएं कि वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी, मेरा वेबसाइट एड्रेस है iwz.co.in और मेरा ईमेल है iwz@iwz.co.in, तो वहां पे मुझे कांटेक्ट किया जा सकता है। और इस तरह वर्चुअल हम बात करके अपना मसला हल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक्स। बहुत इंफॉर्मेशन आपने दी डॉक्टर राहुल। मैं मतलब तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बहुत सारे मसाइल जो थे एक लग रहा है कि सेशन में पूरे हो गए, और थैंक मुझे यू। लगता है वो बहुत अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बहुत जो चीजें बड़ी बड़ी लगती हैं कि बहुत बड़ा मसला है, वो ऐसे प्यारे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो ऐसे चुटकी बजाते लगता है सॉल्व कर देंगे। तो आप अपने आप को मजीद तकलीफ में न डालें, बल्कि किसी प्रोफेशनल के पास जाएं जो इस शोबे का माहिर है, जो आपकी तकलीफ को दूर कर सकता है। बस यही हमारा आज का पैगाम था। अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए, बहुत प्यारी है जिंदगी, इसको जाया ना करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए कि हम इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन और लेकर आएंगे, तब तक के लिए शफक जाफरी को डॉक्टर राहुल की इजाजत दें। खुदा हाफिज।